आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप सुनना शुरू कर चुके हैं 22 जुलाई का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। सबसे पहले हेडलाइंस। राजस्थान में सरकार को लेकर चिंतित कांग्रेस, स्पीकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं और दावा करने की वजह है कि एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक लाभ लिया जाए। 12 लाख हुए कोरोना के मामले, पुणे की कंपनी जल्द भारत में लाएगी वैक्सीन। शोधकर्ताओं ने एक मैथमेटिकल मॉडल के इस्तेमाल से इस अध्ययन के नतीजे निकाले। पाम ऑयल का आयात रोका तो नेपाल की बढ़ी मुश्किलें। अभी तय नहीं है कि नेपाल एक्चुअली कितना पाम ऑयल प्रोड्यूस करता है, तो नेपाल उसको री एक्सपोर्ट कर रहा है। कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाएंगे हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला का विदेशी वर्जन, जिसे सुनकर अमिताभ बच्चन की आंखें भर आईं। मुख्य समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ। आज राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कुल 61 सांसदों ने शपथ ली, जिनमें से 43 सांसद पहली बार राज्यसभा पहुंचे हैं। भारतीय सेना ने ध्रुवास्त्र गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। जानकारी के मुताबिक ओडिशा के बालासोर में 15 और 16 जुलाई को इसका सफल परीक्षण किया गया, जिसके बाद अब इसे सेना को सौंप दिया जाएगा। बकरीद का त्योहार नजदीक है, ऐसे में लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बकरीद और जानवरों की कुर्बानी के लिए गाइडलाइन जारी की। अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर का फाइनल डिजाइन तैयार हो चुका है। 5 अगस्त को मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा। भाजपा नेत्री और राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी उमा भारती ने कहा कि अगर कार्यक्रम में बुलाया गया तो वे जरूर जाएंगी। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में गिरफ्तार संजय जैन को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में अब तक सबसे ज्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 28,472 है। कश्मीर में आज से बांदीपुरा को छोड़कर सभी जिलों में शाम 6 बजे से 27 जुलाई सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। मैं हूं अमन गुप्ता। अगले करीब आधे घंटे में हम कोरोना के ताजा आंकड़ों के अपडेट के अलावा संक्रमण से जुड़ी 2 बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, राजस्थान का नंबर गेम समझाएंगे और संकट में कैसे घिर गई नेपाल की पाम रिफाइनरी इंडस्ट्री, इस पर भी बात करेंगे। राजस्थान में चल रहे सियासी बवाल को 13 दिन हो गए हैं। पिछले हफ्ते विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने सचिन पायलट और 18 बागी विधायकों को अयोग्यता का नोटिस जारी किया। उनके इस कदम को पायलट खेमे ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई हुई और उसके बाद हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। अब आज विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनके वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस एस ए बोबडे के सामने इस पर आज ही सुनवाई करने को कहा, लेकिन सीजीआई ने याचिका को रजिस्ट्रार के सामने मेंशन करने को कह दिया। कोर्ट के दरवाजे तक चली आई इस लड़ाई में कांग्रेस खासी जल्दी में और चिंतित दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 1-2 सीट के अंतर से ही पेंच फंस रहा है। अगर जरा भी हीला हवाली हुई तो कांग्रेस के हाथ से राजस्थान की सत्ता निकल जाएगी। लेकिन कैसे, इसी नंबर गेम को समझा रहे हैं जयपुर से आज तक संवाददाता शरद कुमार। देखिए, दोनों खेमा चाहे सचिन पायलट का हो या अशोक गहलोत का हो, ये नंबर गेम का ही खेल चल रहा है। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं और दावा करने की वजह है कि एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक लाभ लिया जाए। एक माइंड गेम चल रहा है, चाहे कोर्ट के जरिए हो या जांच एजेंसियों के जरिए हो या पर होटल में बन रही रणनीति के जरिए हो। अशोक गहलोत की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमारे पास बहुमत लायक विधायक हैं, तो सचिन पायलट गुट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सरकार अल्पमत में है। अगर हम देखें आंकड़े तो सीधे सीधे 19 कांग्रेस विधायक सचिन पायलट के पास हैं, क्योंकि 19 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस दिया है। इसके अलावा 3 विधायक हैं जो निर्दलीय हैं, खुशवीर सिंह जोजावर, सुरेश टांक और ओम प्रकाश हुडला। ये मिलाकर 22 हुए, यानी 22 का सीधा सीधा आंकड़ा भी सचिन पायलट के पास दिख रहा है। बीजेपी का देखें तो 72 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 3 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो हनुमान बेनीवाल का है वो एनडीए के पार्ट है, तो कुल मिला के 75 हुए और 75 और ये 22 97 हुए। तो 97 विपक्ष में साफ साफ दिख रहा है। अब जो बाकी एक विधानसभा अध्यक्ष हो गए
98 और एक लाल मेघवाल है जो अभी मेदांता हॉस्पिटल में और कोमा में है, वो आ नहीं सकते, तो वो हो गए 99। अब बचे 101। तो 101 विधायक का आंकड़ा ऐसा कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत के पास अभी है, और 101 ही विधायक चाहिए बहुमत के लिए, यानी जितना विधायक बहुमत के लिए मिनिमम चाहिए उतना कहना है कि अशोक गहलोत के पास है। मगर समस्या ये है अशोक गहलोत के पास कि उनमें से कितने लोग सचिन पायलट के पास जाने के लिए बैठे हैं, इस पर भी चर्चा हो रही है। सचिन पायलट के कई करीबी मित्र हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जिनको सचिन पायलट ने बनाया है। दिव्या मदेरणा जैसे विधायक हैं जो अशोक गहलोत से बदला लेना चाहती हैं। तो ऐसे कई नाम हैं जिसको लेकर अशोक गहलोत नंबर के फेर में फंसे हुए हैं कि कहीं ये आंकड़ा 101 के नीचे ना आ जाए। कुल मिला के अगर देखें कि अगर भंवर मेघवाल नहीं आते हैं तो 199 हो गया, 200 विधानसभा सीटें हैं, और एक विधानसभा अध्यक्ष से निकाल तो 98 हो गया, यानी कि करीब करीब 97-98 का खेल ये चल रहा है। एक दो विधायक इधर उधर हो जाते हैं तो किसी की सरकार गिर सकती है, किसी की सरकार बच सकती है। यही वजह है कि इस तरह से अदालतों में लड़ाइयां लड़ी जा रही है, वीडियो अंदर से बना के भेजे जा रहे हैं कि कुल मिलाकर किसी तरह से किसी भी दल को लगे कि एक दल का अपर हैंड है तो दूसरे दल का विधायक लालच में भागने की कोशिश करे। खरीद फरोख्त की बात है, जहां तक इतनी तगड़ी सिक्योरिटी हो गई है और सुरक्षा एजेंसियों का इतना कड़ा पहरा है, चाहे मानेसर में हो या फेयरमाउंट में हो, कि वहां तक एक दूसरे दल को सेंध लगाना आसान काम नहीं है। लिहाजा कुल अब सबको नजर जो है 24 जुलाई ये हाईकोर्ट के डिसीजन पर टिकी हुई है। उसके बाद ही तय हुआ कि ये नंबर गेम का प्रदर्शन विधानसभा में कब होता है, राज्यपाल के पास होता है या कहाँ होता है। ये थे हमारे आज तक संवाददाता शरद कुमार। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 12 लाख के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर ही 37,724 नए मामले सामने आए हैं और 648 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 11,92,915 है। इसमें से 28,732 लोग जान गंवा चुके हैं। ऐसे में गहराते संकट के बीच वैक्सीन को लेकर खबर आई है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी इस साल दिसंबर तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रोजेनेका द्वारा विकसित प्रायोगिक कोविड-19 वैक्सीन की 30 से 40 लाख खुराक का उत्पादन करने जा रही है। पुणे स्थित दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी SII का कहना है कि वो सभी आवश्यक अनुमति मिलने के बाद कोरोना वैक्सीन कैंडिडेट का ट्रायल अगस्त के अंत तक 5,000 भारतीय वॉलंटियर्स पर शुरू करेगी। कंपनी ने यह भी उम्मीद जताई है कि सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल जून तक ये वैक्सीन लॉन्च कर दी जाएगी। इसी बीच 2 कोरोना से जुड़ी बेहद जरूरी रिपोर्ट सामने आई हैं। एक रिपोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डियागो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की है। दूसरी है साउथ कोरिया के शोधकर्ताओं की। क्या है इन रिपोर्ट्स में, इनमें संक्रमण से जुड़ी क्या जानकारी दी गई है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर। देखिए, जो 2 अध्ययन के नतीजे हमारे सामने आए हैं उनमें पहला अध्ययन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टोरंटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया है। यह अध्ययन फिजिक्स ऑफ फ्लूइड पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन में पाया क्या गया है वो ये कि खांसी या छींक से सांस की बूंदें दूर तक जाती हैं और सूखी हवा के मुकाबले उमस वाली हवा में ज्यादा दिनों तक टिकती हैं। शोधकर्ताओं ने एक मैथमेटिकल मॉडल के इस्तेमाल से इस अध्ययन के नतीजे निकाले हैं। इसमें जांच की गई है कि सांस के रास्ते निकलने वाली बूंदें यानी ड्रॉपलेट्स जिन्हें हम कहते हैं कितनी दूर और कितनी तेजी से फैलती हैं और कितनी देर तक चलती हैं। जब उन ड्रॉपलेट्स का परीक्षण किया गया तो शोधकर्ताओं के सामने ये नतीजा आया कि तापमान में थोड़े बहुत बदलाव के बाद अगर हवा में ह्यूमिडिटी यानी उमस बढ़ जाए तो ये ड्रॉपलेट्स ज्यादा दूरी तक फैल सकती हैं। इस कारण अब शोधकर्ताओं का कहना यह है कि चूंकि सर्दियों में हवा शुष्क हो जाती है और उमस कम हो जाती है तो इस कारण ड्रॉपलेट्स ज्यादा दूरी तक ट्रेवल नहीं कर पाएंगी। हाँ, लेकिन शोधकर्ताओं ने एक बात और साफ की है कि यदि ड्रॉपलेट्स का साइज बड़ा हुआ यानी कि लगभग 100 माइक्रोन तो उनमें संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि ये इवेपोरेट नहीं होती और जमीन या आसपास की सतह पर चिपक जाती हैं। इसलिए इस स्टडी में मास्क पहनने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। और दूसरा जो अध्ययन है उसमें साउथ कोरिया के महामारी विशेषज्ञों ने दावा किया है कि जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनके मुकाबले घर में बैठे लोगों को कोरोना ज्यादा होने का खतरा है। यानी यदि आप घर में हैं तो कोरोना संक्रमण का शिकार बनने की संभावना बढ़ जाती है। यह दावा अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च में किया गया है। इसके मुताबिक 10 में से 1 मरीज अपने परिवार के
किसी संक्रमित सदस्य के संपर्क में आने से इन्फेक्टेड हुआ है। शोधकर्ताओं के मुताबिक संक्रमण के मामलों में उम्र काफी मायने रखती है। घर में यदि कोरोना का पहला केस टीनेजर्स या 60 साल से अधिक उम्र के लोगों में सामने आया हो तो संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। कोरिया के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर जियोंग यून केयोंग के मुताबिक इन उम्र वर्ग के लोगों से परिवार के सदस्यों का संपर्क अधिक होता है, लेकिन वयस्कों के मुकाबले 9 साल या इससे कम उम्र के बच्चों में इसका खतरा कम है। इनमें ज्यादातर कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक मामले सामने आने का खतरा रहता है, इसलिए कई बार लक्षणों के आधार पर यह पहचान करना मुश्किल होता है कि कौन संक्रमित है, कौन संक्रमित नहीं है। शुक्रिया नितिन इस जानकारी के लिए। भारत ने नेपाल से होने वाले पाम ऑयल के आयात पर मई में रोक लगाई थी। इसका असर अब दिखने लगा है। नेपाल में 19 रिफाइनरीज इंडस्ट्रीज का काम बंद हो गया है। पड़ोसी देशों से ड्यूटी फ्री शिपमेंट में कमी लाने के लिए भारत सरकार ने 29 तेल आयात लाइसेंस सस्पेंड किए थे। नेपाल के रिफाइंड पाम ऑयल का भारत सबसे बड़ा खरीदार है। वित्त वर्ष 2018-19 में नेपाल से पाम ऑयल आयात 0 से 45,667 टन पहुंच गया था। वित्त वर्ष 2019-20 में ये आयात बढ़कर 1,89,078 टन पर पहुंच गया। लेकिन अब जब से आयात बंद हुआ है, नेपाल में पाम ऑयल का भंडारण बढ़ गया है, जो करीब 70,000 टन है। यदि भारत की ओर से लगाया गया प्रतिबंध ज्यादा दिनों तक रहता है तो ये रिफाइनरीज बैंक के लोन भी नहीं चुका पाएंगी। इसलिए आयात को खोलने की मांग भी उठती रही है। लेकिन इसी बीच पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद भी चल रहा है। ऐसे में कई लोग इसे भारत की कूटनीतिक चाल की तरह देख रहे हैं। हमने इस मसले पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और साउथ एशियन एक्सपर्ट SD मुनी से बात की और पूछा कि नेपाल के साथ पाम ऑयल के आयात को रोकने के फैसले को वे कैसे देखते हैं। क्या भारत की सीमा विवाद के बीच नेपाल के साथ ये बदला लेने जैसी भावना तो नहीं है? नहीं, देखिए एक दो बातें। ये कॉमर्शियल डिसीजन है, मुझे इसमें कोई राजनीतिक फैसला नहीं लगता है। और कॉमर्शियल डिसीजन ये हो सकता है कि एक तो हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मलेशिया से भी हमने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं पाम ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए। और ये अभी तय नहीं है कि नेपाल एक्चुअली कितना पाम ऑयल प्रोड्यूस करता है, तो नेपाल उसको री एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये कॉमर्शियल डिसीजन इसी बात पे है कि अगर हमें री एक्सपोर्ट कर रहा है तो क्यों नहीं हम ओरिजिनल सोर्स से लेना है तो लें। हम खुद भी पाम ऑयल थोड़ा पैदा करते हैं, काफी नहीं होता है हमारे यहाँ, और उसका रिश्ता मलेशिया से ज्यादा है। और मलेशिया में कुछ आई थिंक 6-7 महीने पहले या साल भर पहले हमने उनके ऑयल को बंद कर दिया था। वो एक तरह से पॉलिटिकल डिसीजन था, तो उसमें तब्दीली आने की वजह से अब हमें जरूरत नहीं है। हो सकता है इसका नेपाल पे असर करे, लेकिन नेपाल तो री एक्सपोर्ट कर रहा है उसको। तो और अभी ये भी देखा गया है कि भारत अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं रख पा रहा है, सभी के साथ रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। वो एक बड़ा मुद्दा है। भारत के रिश्ते पड़ोसियों से तल्ख हो रहे हैं, उसकी बहुत सारी वजह है। एक तो चीन एक बड़ा फैक्टर है जो सामने उभर कर आया हुआ है। दूसरा, भारत ने अपनी डिप्लोमेसी से रिश्ते बिगाड़े हैं पड़ोसियों से, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारी अपनी डिप्लोमेसी की वजह से। और इसलिए पड़ोसी हमसे नाराज है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे म्यांमार हो। तो उसकी वजह से ये लोग चीन की तरफ ज्यादा आकर्षित हैं। और तीसरी बात है, वहां पे नेशनलिज्म भी बढ़ रहा है, और नेशनलिज्म पे वो लोग अपने आप को भारत के वीजा-वी असर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सारी आइडेंटिटी भारत से जुड़ी हुई है, तो उसको अपने अलग दिखाना चाहते हैं। और उसको राजनीति भी फीड करती है। जैसे राजपक्षे का रोल है श्रीलंका में, ओली का रोल है नेपाल में। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी भारत विरोधी भावना को बढ़ाया जा रहा है, जो हमारी गलतियों से जो उनका नेशनलिज्म पैदा हुआ है उसको भी बल मिलता है। और उसका पूरा असर हो रहा है कि हमने जो अपनी नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी निकाली थी वो लड़खड़ा गई है इम्प्लीमेंटेशन में। पॉलिसी अपने आप में बहुत ठीक है, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है वो ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो अभी मौजूदा हालात में भारत को किस तरह के बदलाव करने की आवश्यकता है अपने पड़ोसियों के साथ? सबसे पहली बात तो अंदर बैठ के सोचना है कि जो हमने गलतियां की वो हम नहीं करें। दूसरी बात, जो पड़ोसियों की संवेदनशीलता है उसके प्रति ज्यादा जागरूक होना चाहिए और उसको एड्रेस करना चाहिए। अगर हम उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे तो चीन उसका फायदा उठाएगा, जो अभी भी उठा रहा है, और हमारे रिश्ते, हमारी दूरियां बढ़ती रहेंगी।
ये थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और साउथ एशियन एक्सपर्ट SD मुनि। और अब सुनवाते हैं आपको डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला कविता की पंक्तियां, लेकिन इनमें सुर विदेशी हैं। मध्य यूरोप के देश पोलैंड के व्रोक्ला शहर की एक यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ये कालजयी रचना मधुशाला पढ़ी तो इसका वीडियो देखने के बाद नानावती अस्पताल में भर्ती अमिताभ बच्चन की आंखें छलक आईं। उन्होंने ट्वीट कर ये बात कही और वीडियो भी शेयर किया है। सुनिए। और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन रुकिए जरा, उससे पहले हम आपको अपनी पहुंच का पता तो देते जाएं। जी हाँ, अगर आप आज तक रेडियो के और भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो गूगल से पूछकर हम तक आ जाइए, और यदि कोई भी सुझाव या शिकायत है तो radio@aajtak.com पर ईमेल कर दीजिए, और सोशल मीडिया पर खोजकर हमें फॉलो कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। तो अब हमारे साउंड के साथी सचिन द्विवेदी को और मुझे यानी अमन गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।